तो कहानी शुरू होता है एक रोड से जिसमें क्लिफ जंपर और आरसी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अरे भाई बातचीत। तो क्लिफ जंपर को एक सिग्नल मिलता है एनर्जॉन का जो केव में है, और मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहूंगा कि ऑटोबॉट्स के लिए एनर्जॉन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अपना क्लिफ जंपर पूरे स्टर्ड होके अकेले निकल पड़ता है उस एनर्जॉन के केव को कब्जे में करने के लिए। बट उसे क्या पता था कि ये तो डिसेप्टिकॉन्स का एक बुरा चाल था। तो जैसे वो वहां पे पहुंचता है, डिसेप्टिकॉन्स उस पे हमला कर देते हैं। अपना हीरो पूरा टक्कर से लड़ाई करता है, पर डिसेप्टिकॉन्स उसकी कुत्ती चटका देते हैं और उसी के साथ उसे अपने शिप में ले जाते हैं। शिप में ले जाने के बाद स्टारस्क्रीम, जो अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा मेन विलन होने वाला है, पर नहीं, इस जूते की कोई औकात नहीं है। तो ये क्या करता है, हमारे प्यारे क्लिफ जंपर को मार देता है, और फिर उसे जैसे पता चलता है कि नीचे और ऑटोबॉट्स है, वो अपने भारे के टट्टुओं को नीचे भेज देता है उन्हें ठिकाने लगाने के लिए। पर जैसे हमारे ऑटोबॉट्स को ये पता चलता है कि क्लिफ जंपर को ऊपर स्पेसशिप पे ले गया है और उसके साथ कुछ तो गैंग रेप हो रहा था, तो हमारे लौंडे समझ जाते हैं, मतलब हमारे मशीनें समझ जाते, मतलब हमारे कार, अरे भाई क्या है ये, ओके। तो हमारे ऑटोबॉट जो है वो समझ जाते हैं कि बेचारा क्लिफ जंपर तो नहीं रहा। फिर हमें पता चलता है कि कोई तो लौटने वाला है, और वो कौन होगा, वो मेन विलेन होने वाला है, पर इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। उसके बाद हमारा ऑप्टिमस प्राइम कुछ भाषण जैसा देने लगता है कि हम 5 ही बचे हैं अर्थ में, हमें अर्थ का रक्षा करना होगा। पर आरसी बोलती है फक ऑफ, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। फिर हम मिलते हैं जेक से, जो दुकान में ऑर्डर ले रहा होता है, पर जिन्होंने ऑर्डर लिया भाई उन्होंने तो इनसे पैसा भी नहीं दिया, बेचारे को अब पैसे भी खुद से भरने पड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, आरसी जैसे निकल जाती है तो उसे 2 ट्विन डिसेप्टिकॉन फॉलो कर रहे होते हैं। पर इसी के बीच में आरसी आके रुकती है पेट्रोल पंप में, और हमारा जेक भी पेट्रोल पंप ही जाता है। वो आरसी को देखता है और फ्लर्ट करने लगता है, बोलता है वाह कितना सेक्सी बाइक है, इसे तो मैं भी लूंगा। तो ये सब होने के बाद डिसेप्टिकॉन्स आरसी की तरफ बढ़ जाते हैं, पर जैसे जेक आरसी पे बैठता है, आरसी अपने आप ही चल रही होती है। ये सब देख के तो भाई जेक की गांड फट जाती है। फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं राफेल से, जो होने वाला है हमारा दिमागी कीड़ा इस शो का। तो आरसी उसके बाद ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने ऑटोबॉट फॉर्म में और फाइट करने लगती है डिसेप्टिकॉन से। फिर उसके बाद बम्बलबी भी उसे ज्वाइन कर लेता है, और दोनों काफी अच्छा पेल रहे होते हैं। तो उसके बाद हमारा बल्कहेड भी आ जाता है और फाइट को ज्वाइन कर लेता है। तो क्या होता है, फिर डिसेप्टिकॉन को तो हार के भागना ही होता है। उसके बाद जैसे ही हमारे ऑटोबॉट्स जाते हैं हमारे बेस में और ऑप्टिमस प्राइम को बताते हैं कि उनके साथ ये सब क्या हुआ, तो ऑप्टिमस प्राइम बताते हैं कि नहीं, उन बच्चों को भी लेके आओ क्योंकि अब उनका लाइफ भी खतरे में है। तो क्या होता है, बम्बलबी और आरसी हमारे जेक और राफेल को लेने जाते हैं। पर शुरू में तो जैक नहीं मान रहा होता है, पर फिर मान लेता है। पर क्या ही होता है कि मीको नाम की लड़की, जो हमारी 3rd ह्यूमन होने वाली है, जो आईना सेटिंग है हमारी जैक की, वो आरसी को देख लेती है। तो आरसी को उसे भी लेके आना पड़ता है। फिर वो लोग तीनों इनके बेस पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे ऑप्टिमस प्राइम इन तीनों बच्चों को बताते हैं कि वो लोग आए हैं साइबरट्रॉन जैसे ग्रह से, जहाँ पे बहुत मारा मारी हुआ और उनका ग्रह तबाह हो गया। तो उन्हें बच बचाते हुए पृथ्वी पे आना ही पड़ा। उसके बाद हम लोग को ये पता चलता है कि हमारा जो मेन विलन मेगाट्रॉन है वो जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि मेगाट्रॉन वापस आ गया है, पर वो खाली हाथ नहीं आ जाता है, वो आता है डार्क एनर्जॉन लेके, जिसे वो यूनिकॉर्न का ब्लड कहता है। और वो चीज़ इतना खतरनाक है कि वो किसी मुर्दा को जिंदा कर दे। फिर कहानी में इंट्रोड्यूस होता है एजेंट फाउलर। हमें बताया जाता है कि ये भी ऑप्टिमस प्राइम के ग्रुप के साथ मिला हुआ था, और इसे काफ़ी वार्निंग और रिस्ट्रिक्शंस आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोबॉट्स को लेके। उसके बाद ऑटोबॉट्स को क्लिफ जंपर का सिग्नल मिलता है, तो वो अपना ग्राउंड ब्रिज खोल के चले जाते हैं उस सिग्नल को फॉलो करने। तो केव में पहुंचते ही हमारे ऑटोबॉट्स लड़ रहे होते हैं डिसेप्टिकॉन से, और फिर वो लोग इतना अच्छा फाइट कर रहे होते हैं कि डिसेप्टिकॉन्स को
पीछा छुड़ा के भागना ही पड़ता है। उसके बाद आरसी को क्लिफ जंपर दिखता है, पर जैसे आरसी क्लिफ जंपर को लेने जाती है, क्लिफ जंपर एकदम पागलों की तरह ज़ॉम्बी वाला बिहेव कर रहा होता है और हमें ये पता चलता है कि उसमें डार्क एनर्जॉन घुसा दिया गया है। फिर हमारे ऑटोबॉट्स ग्राउंड ब्रिज से वापस आ जाते हैं और फिर इंसानों को ये पता चलता है कि रोबोट्स पे जज्बात और फीलिंग्स भी है। उसके बाद ऑप्टिमस प्राइम बोलता है वो तीनों ऑटोबॉट्स को कि जाके इन इंसानों को इनका घर छोड़ दो और वहीं पे इनका निगरानी रखना। उसके बाद हमें जैक की मॉम इंट्रोड्यूस होती है। इसका भी मेन कैरेक्टर है इस शो पे, पर इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। वो बोलती है जैक से कि तुम्हारे पास इतना अच्छा गाड़ी कैसे आया, हम लोग तो गरीब है। तो वो बोलता है कि मैंने सेकेंड हैंड खरीदा है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेगाट्रॉन कुछ तो अपने शिप में कर रहा होता है और वो एकदम पागल हो जाता है। इसके बारे में भी हम आखिरी में जानेंगे। फिर हमारे ऑटोबॉट्स के बेस पे एक कैमरा जैसा दिखने वाला क्रिएचर पे डार्क एनर्जॉन चले जाता है, जो एकदम पागल हो जाता है और पूरे बेस को तबाह करने लगता है। पर क्या था, ऑप्टिमस प्राइम उसकी भी गुट्टी चिटका देते हैं। फिर एजेंट फॉलोअर को उन तीनों के बच्चे के बारे में पता चल जाता है और उधर जब एजेंट फॉलोअर निकल रहे होते हैं अपने एरोप्लेन में, तो साउंड वेव उस पे अटैक कर देता है और एजेंट फॉलोअर को पकड़ के स्टार स्क्रीम के पास ले आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और उधर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि आरसी, बल्कहेड और बम्बलबी डिसेप्टिकॉन्स के शिप में हमला कर देता है ताकि वो लोग एजेंट फॉलोअर को बचा पाए। पर उनके साथ वो तीनों बच्चे भी होते हैं और वो लोग एजेंट फॉलोअर को सेफली बचा भी लेते हैं। फिर हमारे ऑटोबॉट्स स्पेस में जाते हैं और फिर हमें ये भी बताया जाता है कि मेगाट्रॉन के पास इतना डार्क एनर्जॉन होता है कि वो साइबरट्रॉन के जितने भी मुर्दे हैं उन्हें जिंदा करेगा और पृथ्वी में अटैक करेगा। फिर हम देखते हैं कि ऑप्टिमस का टीम डिसेप्टिकॉन से लड़ रहे होते हैं और उधर हमारे वो जो तीनों बच्चे होते हैं वो जाते हैं एक गवर्नमेंट बेस में कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए, पर वहां पर साउंड वेव भी होता है। उसके बाद मेगाट्रॉन बड़ा सा डार्क एनर्जॉन को ऑर्बिट में फेंक देता है और वो ऑर्बिट चार्ज हो जाता है और साइबरट्रॉन को पूरा ज़ॉम्बी इन्फेक्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं एक बहुत खतरनाक बैटल ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन के बीच। ऑप्टिमस प्राइम जीत जाता है और वो पृथ्वी पे आ जाता है, पर हमारा जो मेगाट्रॉन का जो ज़ॉम्बी सेना होता है वो ऑर्बिट से बाहर निकल ही नहीं पाता और वो लोग वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और इधर कमीना स्टार स्क्रीम शिप में सबको ये बता देता है कि मेगाट्रॉन अब नहीं रहा। उधर हम देखते हैं कि स्टार स्क्रीम अपना हुकूमत जमाना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हमें ये पता जाता है कि पृथ्वी पे एक बहुत खतरनाक डिसेप्टिकॉन है जिसका नाम है स्काईक्विक। तो साउंड वेव और स्टार स्क्रीम उसको लेने जाते हैं, पर उसके साथ ही साथ हमारे ऑटोबॉट्स भी वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ सिग्नल मिल रहा होता है। उसके बाद स्काईक्विक और ऑप्टिमस प्राइम का जबरदस्त लड़ाई हो रहा होता है। उधर ही स्टार स्क्रीम को ये पता चल जाता है कि स्काई ब्रिज जो तबाह हो गया था, पर मेगाट्रॉन का सिग्नल अभी भी आ रहा होता है। और उधर स्टार स्क्रीम पहुंच जाता है मेगाट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स पे, पर वो दिखता है कि मेगाट्रॉन तो घायल है, तो सोचता है उसे मार देंगे, पर साउंड स्क्रीम वहां पे आ जाता है तो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद ऑप्टिमस प्राइम और आरसी बर्फीले इलाके में जाते हैं ताकि वो कुछ ढूंढ पाए, पर उधर ही हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ छोटे से क्रीचर्स होते हैं जो ऑटोबॉट्स के पार्ट्स को खराब कर सकते हैं, मतलब जंक लगा सकते हैं। पर जो 3 ह्यूमन होते हैं वो ऑटोबॉट्स को बचा लेते हैं। मेंबर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है व्हीलजैक, जो बल्कहेड का जिगरी यार होता है। उधर ही हम ये देखते हैं कि ये तो स्टार स्क्रीम का प्लान होता है क्योंकि असली व्हीलजैक तो उसके शिप में बंधा होता है, तो ये वाला नकली होता है। पर जो हमारा असली वाला व्हीलजैक होता है वो स्टार स्क्रीम के चंगुल से छूट के हमारे बेस में आ जाता है और फिर नकली वर्सेस असली व्हीलजैक का फाइट होता है, बट एंड में असली वाला जीत जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एजेंट फाउलर को कुछ हेल्प चाहिए होता है ऑप्टिमस की टीम से, तो ऑप्टिमस की टीम और एजेंट फाउलर मिलके उस प्रॉब्लम को फेस ऑफ करते हैं। और उधर ही हमें एक और इविल ग्रुप से इंट्रोडक्शन होता है जो गवर्नमेंट की तरह है, पर वो कुछ ज्यादा ही बुरे लोग हैं। फिर हम मिलते हैं नॉकआउट से, जो डिसेप्टिकॉन का एक साइंटिस्ट होता है। उसे काम दिया जाता है स्टार स्क्रीम के द्वारा कि उसे जाना है और म्यूजियम से कोई एक जैसा दिखने वाला चीज ले जाना है। फिर वहां पे फाइट होता है ऑप्टिमस प्राइम और नॉकआउट का उस गोले को लेने के लिए, पर कैसे कैसे करके नॉकआउट उस गोले को ले लेता है और स्टार स्क्रीम को दे देता है। और हमें ये भी पता चलता है कि वो गोला का पावर है कि वो किसी भी ऑटोबॉट्स या डिसेप्टिकॉन से एनर्जॉन खींच सकता है,
जो काफी खतरनाक होने वाला है। पर वहाँ पे हमारा बल्कहेड आ जाता है और स्टारस्क्रीम से वो गोला छीन लेता है और उसे फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि जैक और आरसी जंगल में आते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वही आरसी को उसकी पुरानी दुश्मन आर्चनेट दिखती है जो एक मकड़ी के फॉर्म में रहती है, और उसने अपने पास्ट में आरसी को बहुत सताया हुआ होता है। फिर आरसी और आर्चनेट के बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है जिसमें ऑब्वियस ही बात है अपनी आरसी जीत जाती। उसके बाद ऑप्टिमस प्राइम और रेजिड किसी अनजान कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं, पर वहां पे जाते ही ऑप्टिमस प्राइम में कुछ तो अटैक हो जाता है और वो एकदम से बेहोश हो जाते हैं। फिर रेजिड बताता है आरसी और बम्बलबी को कि जाओ डिसेप्टिकॉन के शिप में और वहां से एक खास पुर्जा लेकर आओ जिससे हमारे ऑप्टिमस प्राइम ठीक हो जाएंगे। तो वो लोग वैसे ही करते हैं और ऑप्टिमस को होश आ जाता है। पर उसी दौरान क्या होता है कि उन्हें ऑप्टिमस को बचाने के लिए मेगाट्रॉन के दिमाग के अंदर जाना होता है। तो बम्बलबी मेगाट्रॉन के दिमाग के अंदर जाता है और वो वापस लौट के तो आ जाता है, पर अब बम्बलबी के अंदर मेगाट्रॉन का दिमाग होता है, तो ये काफी डेंजरस। उसके बाद हमारे ऑटोबॉट्स को जैसे ही पता चलता है कि डिसेप्टिकॉन बर्फ को पिघला के डार्क एनर्जॉन को निकालने वाले हैं, तो वो लोग भी पहुंच जाते हैं और वहां पे उनका फाइट होता है। पर वहां से भी अपने ऑटोबॉट्स कैसे करके बच के निकल जाते हैं, और उधर हमें ये पता चलता है कि मेगाट्रॉन को होश आ गया था जो अब स्टारस्क्रीम में बहुत ज्यादा भड़क रहा होता है, और तो और बम्बलबी के साथ भी सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद जैक की मॉम को पता चल जाता है कि उसका और ऑटोबॉट्स का क्या संबंध है। फिर मेगाट्रॉन ब्रेकडाउन को बोलता है एक डिसेप्टिकॉन का हथियार लाने के लिए, तो वो पहुंच जाता है पृथ्वी डिसेप्टिकॉन का हथियार ढूंढने के लिए, पर उसी कोऑर्डिनेट्स में उसे आर्चर दिखती है। तो उन दोनों के बीच में एक छोटा मोटा सा फाइट स्टार्ट हो जाता, पर फाइट के दौरान आर्चर ब्रेकडाउन को हरा देती है और डिसेप्टिकॉन का वो हथियार भी ले लेती। भाई अभी तक मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये दल्ली है किसके साइड, पता नहीं ये ऑटोबॉट्स के साइड है या डिसेप्टिकॉन के साइड, ये बीच वाली है लगता है। पर अपना ब्रेकडाउन हारने वाला थोड़ी ना है, वो फिर से खड़ा हो जाता है और आर्चर पे हमला कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑटोबॉट्स भी आ रहे होते हैं, जो कि अब होने वाला है आर्चर ब्रेकडाउन और तो और ऑटोबॉट्स के बीच में फाइट। तो फिर आर्चर तो नहीं हरा सकती थी आरसी और बल्कहेड को, तो वो ब्रेकडाउन के साथ टीम अप कर लेती है और अब हम यहाँ पे 2v2 फाइट देखने को मिलता है। और यही फाइट के दौरान ब्रेकडाउन को वो हथियार मिल जाता है और अब हमें इस हथियार का पावर भी समझ में आता है। बेसिकली ये एक तरह का ग्रेविटी है जो किसी भी ऑटोबॉट को अपने तरफ खींचता है। तो ब्रेकडाउन इसी का इस्तेमाल करके हमारे बल्कहेड और तो और आरसी पे हमला करता है। फिर हम देखते हैं कि मेगाट्रॉन ने आर्चर को अपने टीम में ले लिया होता है और वो अब यही लोगों के साथ काम करेगी। तो मेगाट्रॉन पहला मिशन देता है आर्चर और स्टारस्क्रीम को कि जाओ और पुराने डिसेप्टिकॉन के स्पेसशिप से एक वेपन ढूंढ के आओ जो है इमोबिलाइजर। तो ऐसा ही होता है, वो लोग जाते हैं ढूंढने के लिए, बट ऑटोबॉट्स को भी सिग्नल मिल जाता है तो वो लोग भी पीछा कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि इमोबिलाइजर से किसी को भी फ्रीज कर सकते हैं। तो आर्चर वही हमला करती है सारे ऑटोबॉट्स में और एक एक करके ऑटोबॉट्स को फ्रीज करने लगती है। पर इसी दौरान आर्चर स्टारस्क्रीम को धोखा दे देती है और अकेले डिसेप्टिकॉन के पास चले जाती है वो हथियार लेके। और इधर हमारा स्टारस्क्रीम बोलता है कि अब मैं ना मेगाट्रॉन के साथ रहूंगा ना किसी के साथ रहूंगा, अब मैं अकेले इस दुनिया पे राज करूंगा। फिर हमें रेजिड बताता है कि ऑटोबॉट्स ने कई तरह के सिलेंडर्स बनाए थे जिसमें साइबरट्रॉन की डेटा और इंफॉर्मेशन थी। तो क्या था, अब यहाँ से उनका काम है उन सिलेंडर्स को अपना गेन कर। पर पहला सिलेंडर हमारे डिसेप्टिकॉन्स के हाथ में लग जाता है। पर जब हमें ये पता चलता है कि वो सिलेंडर का सारा डेटा किसी तरीके से तो बल्कहेड के दिमागों के अंदर चले गया है, तो मेगाट्रॉन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर ऑटोबॉट्स के लिए यह अच्छी बात है, बट एक बुरी साइड भी है क्योंकि अब बल्कहेड को इतना सारा कुछ आ रहा होता है कि वो हर जगह ये लिख रहा होता है। पर हमारी टीम बल्कहेड को बचा लेते हैं। फिर रेजिड ये बताता है हमारे ऑटोबॉट्स को कि उनका एनर्जॉन खत्म हो रहा है, मतलब उनका फ्यूल भी खत्म हो जाएगा और वो लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो क्या था, हमारी टीम निकल पड़ती है फ्यूल को ढूंढने के लिए और उधर ही रेजिड एक फॉर्मूला में काम कर रहा होता है जिसे वो सिंथेसाइज कहता है, जिसे वो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। और टीम को जैसे बैकअप की जरूरत पड़ती है, रेजिड ग्राउंड ब्रिज से टीम के पास पहुंच जाता है और उधर जाते ही डिसेप्टिकॉन्स का कुत्ता बना देता है। उसके बाद क्या होता है, हमारी टीम इस चीज से काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है, पर इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है।
क्योंकि रैजिड अब बहुत ज़्यादा एरोगेंट और गुस्सा वाला हो चुका था। तो ये चीज़ देख के टी को कुछ तो सस्पिशियस लग रहा होता है। उसके बाद रैजिड अकेले निकल पड़ता है मेगाट्रॉन को मारने के लिए। पर क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, मेगाट्रॉन उसे आसानी से हरा देता है और रैजिड से वो सिंथेसाइज का फॉर्मूला भी ले लेता है जो उन्हें ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। पर इससे पहले वो रैजिड को पूरा तरीके से मार पाता, हमारी ऑटोबॉट्स की टीम आ जाती है और पेल देती है डिसेप्टिकॉन्स को। पर मेगाट्रॉन तो वो फार्मूला लेके भाग जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है ऑप्टिमस प्राइम के द्वारा कि एक भविष्यवाणी हुआ था साइबरट्रॉन में कि कोई ग्रह पूरा तरीके से तबाह होने वाला है और वो पृथ्वी निकलता है। तो क्या था, उधर साइड मेगाट्रॉन को और डार्क एनर्जॉन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो अब पृथ्वी में धावा बोल देता है। और तो और बम्बलबी जब राफेल को लेके जा रहा होता है तो उस पे एक बहुत ज़ोर का इलेक्ट्रिक शॉक वाला अटैक होता है और जिससे राफेल की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तो हमारे ऑटोबॉट्स को भी बेस वापस आना पड़ता है। फिर मेगाट्रॉन को कुछ तो विजन्स आता है जिसमें उसे ये दिखता है कि उसका डार्क एनर्जॉन कहाँ है। वो होता है एक वोल्केनो में और वो बोल रहा होता है कि मैं यहीं से उस डार्क एनर्जॉन को हासिल करूँगा। फिर उसके बाद वहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम आता है और ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन का बहुत ज़्यादा बूम बाम होने लगता है। उसके बाद एक टाइम पे तो ऐसा होता है कि ऑप्टिमस प्राइम ओवर पावर कर देता है मेगाट्रॉन को, पर मेगाट्रॉन का अंदर का डार्क एनर्जॉन जाग जाता है और इसी के साथ वोल्केनो भी इरप्ट हो जाता है जिससे सारे डार्क एनर्जॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। फिर हमें यूनिकॉर्न के बारे में बताया जाता है जिसका ब्लड असल में डार्क एनर्जॉन होता है जो इस वक्त मेगाट्रॉन के अंदर है और ये काफी ज्यादा खतरनाक वाली बात है। फिर हमें ये भी दिखता है कि वोल्केनो इरप्ट होने की वजह से पूरा पृथ्वी मानो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। मतलब कहीं पर भी टोर्नेडो आ रहे हैं तो साइक्लोन्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट हो रहा है पूरे पृथ्वी पे। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो यूनिकॉर्न है वो असल में अर्थ का ही हिस्सा है और ये ज़्यादा डेंजरस वाली बात है। उसके बाद हमें ये दिखता है कि यूनिकॉर्न मेगाट्रॉन से बात करता है और मेगाट्रॉन को ये बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम मेरा ब्लड का सहायता से अपने आप को जिंदा रखे हुए हो। और मेगाट्रॉन को ऐसी बहुत सारी बातें सुनाता है। फिर उसके बाद ऑप्टिमस प्राइम निकल जाते हैं ये सब जांच पड़ताल करने के लिए। तो उन्हें एक माउंटेन में यूनिकॉर्न का सर दिखता है जो उससे बात कर रहा होता है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये असली यूनिकॉर्न नहीं, ये यूनिकॉर्न का एक छोटा सा वेरिएंट है, मतलब वर्जन कह सकते हैं। तो उसके बाद ऑप्टिमस प्राइम और यूनिकॉर्न के बीच में फाइट होने लगता है। उसमें ऑप्टिमस प्राइम उस छोटे वाले यूनिकॉर्न को तो मार देता है पर उसके मरते ही और छोटे छोटे यूनिकॉर्न्स रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और ऑप्टिमस पे अटैक कर देते हैं। पर इससे पहले ऑप्टिमस को कुछ हो पाता, ऑप्टिमस की टीम आ जाती है और उसे लड़ने लगती है। पर यह काफ़ी नहीं था कि एक और बड़ा यूनिकॉर्न आ जाता है और उससे ऑप्टिमस को फर्क पड़ता है। पर ऑप्टिमस को बचाने के लिए फिर मेगाट्रॉन आ जाता है। फिर मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम को बताता है कि ये यूनिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है डिसेप्टिकॉन और तो और ऑटोबॉट्स के लिए, इसलिए हम लोग हाथ मिला लेते हैं कुछ दिनों के लिए ताकि इस यूनिकॉर्न से पीछा छुड़ा पाए। उसके बाद हमें मेगाट्रॉन ये बताता है कि यूनिकॉर्न को अगर सुलाना है, क्योंकि यूनिकॉर्न को मारा नहीं जा सकता क्योंकि यूनिकॉर्न ही अर्थ है, अगर यूनिकॉर्न मरा तो अर्थ भी नहीं बचने वाला है। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो लोग टीम अप कर लेते हैं और यूनिकॉर्न के उस बड़े वाले वेरिएंट से लड़ने लगते हैं। बट इसी दौरान क्या होता है कि ऑटोबॉट्स को मजबूरन मेगाट्रॉन को अपने बेस पे बुलाना पड़ता है। उसके बाद ऑप्टिमस प्राइम ग्राउंड ब्रिज का चाबी जैक को दे देता है और बोलता है इसे संभाल के रख। और फिर ऑप्टिमस प्राइम के साथ उसकी टीम और मेगाट्रॉन पहुंच जाते हैं यूनिकॉर्न के कोर में यूनिकॉर्न को सुलाने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि असली मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम एक जमाने पे दोस्त हुआ करते थे, पर किसी कारण की वजह से मेगाट्रॉन ने अपना ही एक पॉलिटिक्स वाली जगह पकड़ लिया और विरोध करने लगा ऑप्टिमस प्राइम के खिलाफ और यही सबसे ऑप्टिमस प्राइम के ऑटोबॉट्स बने और मेगाट्रॉन के डिसेप्टिकॉन। फिर उधर यूनिकॉर्न के कोर पे कुछ छोटे से इंसेक्ट्स जो बेसिकली यूनिकॉर्न के कोर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वो हमारे ऑटोबॉट्स पे हमला कर देते हैं, पर ऑटोबॉट्स
उसकी भी कुत्ती चटका देते। और इसी दौरान हम देखते हैं कि अगर ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन सच में साथ में लड़े तो वो किसी की भी बैंड बजा सकते हैं। फिर उधर ही हमें आर्चर की तरफ से बगावत की निशानी दिखती है, क्योंकि वो सारे डिसेप्टिकॉन्स को भड़का रही होती है कि मेगाट्रॉन ऐसा है, वो कुछ कर दे रहा है। पर आर्चर को साउंडवेव ऐसा करने थोड़ी ना देगा। आफ्टर ऑल साउंडवेव मेगाट्रॉन का वफादार जो है, तो वो आर्चर पे हमला कर देता है और उसे रोक देता है। दूसरी तरफ मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस पहुंच जाते हैं यूनिकॉर्न के स्पार्क पे, पर मेगाट्रॉन पे यूनिकॉर्न काबू करने लगता है। पर ऑप्टिमस प्राइम मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की वजह से यूनिकॉर्न के स्पार्क को खत्म कर देता है। पर ऑप्टिमस प्राइम के मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप यूज करने की वजह से उसके दिमाग पे असर पड़ता है और वो अपनी सारी याददाश्तें भूल जाता है और उसे तब का टाइम याद आ जाता है जब वो और मेगाट्रॉन सही दोस्त हुआ करते थे। तो फिर क्या था, वो मेगाट्रॉन से पूछता है कि ये ऑटोबॉट्स मतलब ये है कौन, क्योंकि अब ऑप्टिमस प्राइम को कुछ याद नहीं है। तो मेगाट्रॉन बोलता है कि ये हमारे दुश्मन है और मेगाट्रॉन ग्राउंड ब्रिज खोल के ऑप्टिमस प्राइम को ले जाता है। तो अब हमें रैजिट ये बताता है कि जब ऑप्टिमस प्राइम ने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का यूज किया तो उसके अंदर जितने भी ऑप्टिमस की मेमोरी थी वो सब वैनिश हो गई है। और दूसरी तरफ मेगाट्रॉन ऑप्टिमस को अपने शिप में लेके आ जाता है। अब इसके आगे क्या होने वाला है और क्या कुछ बदलेगा, ये सब तो जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये था सिर्फ सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन और मैंने फुल एक्सप्लेनेशन किया है। तो मेरे मेहनत को एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो। और हाँ, अगर मेरे वीडियो में सिर्फ 50 लाइक आते हैं तो मैं ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम का सीजन 2 बनाऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।